चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में अब तक हमने सुप्रीम कोर्ट के विषय में पढ़ा। हमारे पिछले लेक्चर नंबर 141 में हमने आपको सुप्रीम कोर्ट के विषय में सब कुछ बताया कि भाई सुप्रीम कोर्ट की सीट कहाँ पर हो सकती है, एडहॉक जजेस का प्रोविज़न क्या होता है, कोरम पूरी ना होने पर चीफ जस्टिस के पास क्या अथॉरिटीज़ हैं, प्रेसिडेंट के साथ कंसल्टेशन का क्या रोल है, अगर रिटायर्ड जजेस को आप एडहॉक बेसिस पर अपॉइंट कर रहे हैं तो उनकी सैलरीज जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड होंगी, उसके पीछे की रीजनिंग भी हमने आपको समझाई। तो ये सारे कंसेप्ट हमने आपको डिटेल में कवर कराए। उस टॉपिक से आगे बढ़ करके अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ही सेगमेंट में, और टॉपिक है इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में और जो आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस हैं उसमें इसका प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। एमसीक्यू में स्टेटमेंट्स आएंगी आपको ABCD, कई बार स्टेटमेंट EF तक भी चली जाती हैं। आपको हर चीज़ को ध्यान में रखना है, लेकिन रट्टा नहीं, हम लॉजिकली अंडरस्टैंड करेंगे ताकि होल लाइफ के लिए जब भी आपके सामने ये प्रश्न उत्पन्न हो जाए कि भाई जो न्यायालय है, जो जुडिशरी है, उसकी स्वायत्तता किन बातों पर निर्भर करती है, उसके इंडिपेंडेंस का आधार क्या है, ये आपके ब्लड में चला जाएगा, क्योंकि हम इसे लॉजिकली डिस्कस करेंगे। शुरुआत करें। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही यूनिक अरेंजमेंट्स हैं। सबसे पहला अरेंजमेंट ये है कि जो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है वो पार्लियामेंट है, यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे ही देश के लिए कानून बनाएंगे, क्योंकि जनता की द सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल वो अगर कहीं स्थापित है, कहीं पर बसती है, वो पार्लियामेंट है। आपसे कोई पूछे कि भाई सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, हम ये कहते हैं कि देश सॉवरेन है, संप्रभु, हम अपनी नीतियां स्वयं बनाते हैं। हमारी नीतियों के निर्माण में किन्हीं बाहरी मुल्कों की, बाहरी विचारों की किसी तरह से कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस हम नहीं बर्दाश्त करते। इवन हमारे देश में अगर कुछ हो रहा हो, जैसे कि अगर हम फार्मर प्रोटेस्ट की ही बात लें, उस पर अगर किसी भी तरह की कोई इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या कोई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या कोई सेलिब्रिटीज़ या एनीबडी उस पर कोई ट्वीट करे या कमेंट करे, तो हम ये कहने से नहीं चूकते कि हमारे आंतरिक मामलों में आप हस्तक्षेप ना करें, इंटरफेयर ना करें। ये हमारी सॉवरेनिटी पे अटैक है, यानी कि हमारे अंदरूनी मामले भारत खुद निपटेगा, क्योंकि हम संप्रभु हैं, हम सॉवरेन स्टेट हैं। तो ये सॉवरेन स्टेट का मतलब, सॉवरेन क्या है फिर? लोग सॉवरेन हैं, सॉवरेनिटी रिजाइड्स विद द पीपल। वो किस फॉर्म में? क्योंकि जनता ही स्वयं के लिए यहाँ पर नियम बना रही है, कोई और नहीं बना रहा। आप स्वयं के बनाए नियमों की पालना कर रहे हैं, लेकिन हमने इसके लिए कंसेप्ट ये चुना कि हम स्वयं के नियम स्वयं के प्रतिनिधियों के द्वारा बनवाएंगे। और प्रतिनिधि माने कि रिप्रेजेंटेटिव, और आपके रिप्रेजेंटेटिव नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट में बैठते हैं, स्टेट लेवल पे आपकी स्टेट की लेजिस्लेचर में बैठते हैं। तो एक आपके मेंबर पार्लियामेंट हो गए, एक आपके मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली हो गए। एक मेंबर पार्लियामेंट माने MP और मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली माने MLA। मेंबर पार्लियामेंट माने सांसद, वो बैठता है संसद में, और मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधायक, वो बैठता है विधायिका में, स्टेट लेजिस्लेचर में, विधानसभा जिसे कहते हैं। तो एक तरफ संसद, एक तरफ विधानसभा, एक तरफ सांसद, एक तरफ विधायक। वो आपकी ही इच्छा के अनुकूल कार्य कर रहे हैं। जो ना करेंगे तो आप उन्हें अगले 5 वर्ष के बाद दोबारा वहाँ नहीं पहुँचाएंगे। तो वो संस्था किसे रिप्रेजेंट कर रही है? वो संस्था आपकी स्वायत्तता को, आपकी संप्रभुता को रिप्रेजेंट कर रही है। सो द सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल रिजाइड्स विद द पार्लियामेंट, विद द लेजिस्लेचर्स। क्लियर? तो एक तरफ तो ये इंस्टीट्यूशन दे दिया, और दूसरी तरफ एक इंस्टीट्यूशन है कि एग्जीक्यूटिव भी एक बॉडी है, दैट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो क्योंकि सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल पार्लियामेंट में है, तो फिर एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल बना दिया। सो आवर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, इनडायरेक्टली इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, क्योंकि सॉवरेन कौन है? पीपल। हमारे देश में सॉवरेनिटी लोगों की है, सिटीजन। आई बात समझ में? तो इसलिए आर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल, आर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, पर्टिकुलरली टू द लोकसभा। ये बात क्लियर? तीसरी तरफ एक संस्था दी गई है, दैट इज द जुडिशरी। जुडिशरी को ये जिम्मेदारियां दी गई हैं कि अब ये सॉवरेनिटी कहाँ से आ रही है? संविधान से। हमने एक संविधान बनाया, वी द पीपल।
समझ आई? उस संविधान को सोर्स बनाया ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पावर का सोर्स कहाँ पे है? कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन की पावर का सोर्स किधर है? लोगों में, क्योंकि हमने संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जनता ने बनाया। तो इस तरह से संविधान की शक्ति का स्रोत जनता में है और सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान में है। तो देश संविधान से चलता है। क्लियर बात? तो जब सब कुछ संविधान पे खड़ा है, सॉवरेनिटी संविधान पे खड़ी है, 5 वर्ष में चुनाव होंगे, ये प्रावधान संविधान से खड़ा है, एक संसद होगी, ये प्रावधान संविधान से खड़ा है, और संसद नाम की संस्था, द इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, वो भी संविधान से ही आ रही है। एग्जीक्यूटिव यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर संसद के प्रति जिम्मेदार हैं, यानी कि लोकसभा के प्रति जिम्मेदार हैं, ये भी संविधान से ही आ रहा है। तो वो संविधान की रक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो गई। तो फिर पार्लियामेंट से, एग्जीक्यूटिव से अलग एक बॉडी बनाई जो संविधान की रक्षा करेंगे। दैट इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द जुडिशरी, पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट। और सेकंड एस्पेक्ट, संविधान क्यों चाहिए था हमें? व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? क्यों चाहिए हमें? कि सॉवरेनिटी पीपल में ही रहे, कि देश लोकतांत्रिक ही रहे, कि जनतंत्र कभी ख़त्म ना हो। और वो कब होता है? जब जनता को जनता के अधिकार मिलते हैं, जिनसे वो अपना सामाजिक, राजनीतिक विकास कर सकें, आर्थिक विकास कर सकें। जब आप सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डेवलपमेंट करते हैं खुद की, जब आप अपनी एस्पिरेशंस को रियलिटी में रियलाइज़ करते हैं, तब वो कंट्री, उस कंट्री की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और उसके रिसोर्सेज और उसके अपरेटस आपके लिए हैं। फिर आई बात समझ में? और ये हमेशा होते रहना चाहिए। इसका मतलब आपको कुछ अधिकार संविधान से ही प्राप्त हैं, आपको कुछ अधिकार संविधान से ही प्राप्त हैं। अब जब संविधान ने ही वो अधिकार आपको दे दिए, तो संविधान ने कोई ऐसी भी संस्था बनाई होगी जो संविधान को ये अश्योर करे कि ये संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार कभी भी हनन नहीं होंगे, ब्रेच नहीं होंगे। मैं गारंटी करता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि इनका हनन नहीं होगा। आप ब्रीच कहें, मैं ब्रेच कहता हूँ कि इन्हें कभी ब्रेच नहीं किया जाएगा। ये गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन भी तो हैं। मैं सिटीजन वर्ड इसलिए यूज़ नहीं करता क्योंकि फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन्स को नहीं मिले, फंडामेंटल राइट पीपल को मिले हैं। पीपल जिसमें नॉन सिटीजन भी आते हैं, जिसमें एलियन भी आते हैं, और जिसमें कुछ एनिमी एलियन भी आते हैं। एलियन में फ्रेंडली भी है और एनिमी भी है, दोनों आते हैं। जिसमें लीगल बॉडीज़ भी आती हैं। मैं पीपल शब्द इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि सिटीजन तो आते ही आते हैं, लीगल एंटिटीज़ भी आ जाती हैं, एलियन आते हैं, एलियन में एनिमी और फ्रेंड दोनों आते हैं। तो मैं पीपल वर्ड वहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहीं पर सिटीजन लिख दिया होगा। तो ये गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट है, ये इनके इम्पॉर्टेंट रोल है। अब थोड़ी देर के लिए अगर इनसे मैं गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट का अधिकार ले लूँ और गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार ले लूँ, देश का वही रूप स्वरूप रहेगा क्या? जाली वाला बंद करिए। देश का वही रूप स्वरूप रहेगा, कैरेक्टर नेचर वही रहेगा? देश रातों रात बदल जाएगा। इसे बदलने की कोशिश बड़े पैमाने पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जुडिशरी को कितने ज़बरदस्त तरीके से बदलना चाहा, फंडामेंटल राइट्स को कितने ज़बरदस्त तरीके से बदलना चाहा। और यही कारण है कि 1970 से 1980 के दौर में फिर बेसिक फीचर की थ्योरी का जन्म हुआ। क्यों जन्म हुआ? क्योंकि उस समय की सत्ताधर पार्टियों ने संविधान को, संस्थाओं को अपनी इच्छाओं के अनुरूप बदलना चाहा, जबकि सॉवरेनिटी तो जनता में, किसी पार्टी में या किसी सरकार में नहीं। और जनता की वो सॉवरेनिटी कभी हार्म ना हो, यही मूल आत्मा है संविधान की। उसे समर्थन देने वाले सभी प्रावधान फिर मूल ढांचा हो गए, बेसिक फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इसे आप कभी बदल नहीं सकते। संविधान में चाहे कितने ही संशोधन कर लीजिए, ये नहीं बदलेगा। और वो सत्य यह है कि संप्रभुता जनता में है। आई बात समझ में? तो जुडिशरी का क्या रोल है फिर? जुडिशरी हिली तो सब हिला। यदि आज कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो फाउंडिंग फादर्स, उनका विजन, उनके प्रिंसिपल्स और उनकी अप्रोच को कोई एक लेवल पर पकड़ के बैठा है, जो पालना करवा रहा है, जो उन्हें आगे और बढ़ा रहा है, वो जुडिशरी है।
इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इन इटसेल्फ जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे बहुत डिटेल में बात की है और तकरीबन सारे प्रावधान ऐसे हैं जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इनक्रोच होने से रोकता है। जुडिशरी पर कभी भी एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर का कोई इंक्रोचमेंट ना हो, कोई प्रेशर ना हो, कोई इंटरफेरेंस ना हो, इसका पूरा पूरा प्रबंध संविधान ने किया है। लेकिन मैंने कितनी बार समझाया आपको कि संविधान केवल प्रबंध कर सकता है, प्रबंध कर सकता है, उन प्रबंधों की पालना की भी प्रबंध कर सकता है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रबंध किए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने उन प्रबंधों की पालना के भी प्रबंध किए, लेकिन हर प्रबंध को आप बिगाड़ सकते हैं ना, ये ताकत तो आप में होती है। तो अब वो प्रबंधों की पालना करते रहना एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। वो तो फिर आप ही पे डिपेंड करता है, जो उस समय की पार्टियां हैं, कि आप कितने का प्रतिबद्धित हैं संविधान के द्वारा दिए गए प्रक्रिया, प्रावधान और प्रबंधों के प्रति। आई बात समझ? इस चीज़ को हमें समझना है। अगर कोई प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, अगर किसी तरह के अरेंजमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, किसी तरह के इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर उन्होंने दी है, कोई रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ आपको दी हैं, आप कितने डिवोटेड हैं उनके प्रति, आप कितने प्रतिबद्ध हैं उनके प्रति, ये आपकी मोरालिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन का एनरिच होना, कंट्री का ग्रो करना और इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रेंथन होना, ये इस बात पे निर्भर करता है कि मोरालिटी का लेवल क्या है। दैट्स इट। और ये निर्भर करता है कि शिक्षा कैसी है देश के स्तर पे और शिक्षकों का स्तर कैसा है। बस इतनी सी कहानी है। ओके, उसी के तहत हम बात कर रहे हैं। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, फेडरल कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट हमारा फेडरल कोर्ट है, लाइक द फेडरल कोर्ट ऑफ अमेरिका, बट वो उससे भी आगे है, वो अमेरिका के फेडरल कोर्ट से भी आगे है, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है, लाइक द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑफ ब्रिटेन, द अपर हाउस ऑफ द ब्रिटेन। ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट, वहाँ का जो हाईएस्ट कोर्ट है, वो इतना मजबूत, इतना प्रबल नहीं है, क्योंकि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो उतना फ्लेक्सिबल है जितना ब्रिटेन का, ना ही उतना रिजिड है जितना कि अमेरिका का। तो वहाँ पर क्योंकि कोर्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उनका काफ़ी फ्लेक्सिबल है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहाँ पर ज़्यादा शक्तियाँ फिर वहाँ की लेजिस्लेचर के हाउसेस में डाली गई हैं। जैसे कि अपर हाउस को लास्ट कोर्ट ऑफ अपील बनाया गया है, वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, हमारे देश में ऐसा बिल्कुल नहीं है, कंप्लीट सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इस सेपरेशन से भी आगे बढ़ते हुए सेपरेशन की पालना करनी है, किस तरह से? अपने अपने अधिकार क्षेत्र की पालना करें। पहली बात तो इससे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो जन्म लेती है कि दूसरे के अधिकार क्षेत्र का सम्मान करें, यानी कि अपने जुरिस्डिक्शन में आप फुल्ली सॉवरेन हैं, तो क्या इससे हम एरोगेंट होते हैं या इससे हम और भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि फिर मतलब दूसरे का जुरिस्डिक्शन भी बहुत सुप्रीम है? तो जहाँ पर हमने सुप्रीमेसी ऑफ द रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन को प्रायोरिटी दी, वहीं हमने ये भी माना है कि देश हमारा बड़ा यूनिक है, ना वो ब्रिटेन जैसा है ना अमेरिका, तो हमने ऑलवेज़ इनमें हारमोनी अचीव करने की कोशिश की है। हारमोनी तभी आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। तभी सेंटर स्टेट के बीच में, स्टेट के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे ट्राई होते हैं एट फर्स्ट इंस्टांस। आई बात समझ में? क्योंकि जहां एक तरफ सेपरेशन है, अपने अपने जुरिस्डिक्शन की रिस्पेक्ट है, इंडिपेंडेंस है, वहीं हार्मनी भी है। हार्मनी बहुत ज़रूरी है। जहां जुरिस्डिक्शन ऑफ द जुडिशरी को एक्सटेंड करने की ताकत पार्लियामेंट को है। नया हाई कोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये कौन तय करेगा? पार्लियामेंट विल डिसाइड, पार्लियामेंट विल डिसाइड। बट जुरिस्डिक्शन घटाने की ताकत पार्लियामेंट को नहीं दी है। जुरिस्डिक्शन बढ़ाएगी जुडिशरी खुद नहीं, पार्लियामेंट। लेकिन फिर जब बढ़ा दिया, या फिर जितना अभी जुरिस्डिक्शन है, जितना अधिकार क्षेत्र बनता है सुप्रीम कोर्ट का, उसे आप बढ़ा सकते हैं, घटा करने की आपकी क्षमता नहीं है। मतलब आप डिसएडवांटेजियस एक्ट नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट। लेकिन जोड़ा, आपस में जोड़ा गया ना, लेजिस्लेचर को और जुडिशरी को जोड़ा। ये सारे तालमेल आज हम समझेंगे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में इंडिपेंडेंस का मतलब कभी भी यहाँ पर
एक ऐसे एक्टर की तरह प्ले करना नहीं है कि आप अपने आप में ही एक अनटेम्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गए। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंस की बात होती है, इट इज़ एट फर्स्ट इंस्टांस इट इज़ द इंडिपेंडेंस फ्रॉम योर एक्सट्रीमिटीज़। आप अपने एक्सट्रीम एक्ट से पहले इंडिपेंडेंट हो जाएं। ओनली देन यू कैन कंटेन द एक्सट्रीम स्टेप्स ऑफ द अदर इंस्टीट्यूशंस। इंडिपेंडेंस इज नॉट द गारंटी गिवन टू यू एज एन इंस्टीट्यूशन टू डू एक्सट्रीम एक्ट्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक पहला कमिटमेंट है। इसलिए वर्ड इंडिपेंडेंस यहाँ पर बहुत यूनिक है। आज़ादियाँ पहले आपको स्वयं से हासिल करनी है, फिर ही आप दूसरे को आज़ादी दिला सकते हैं। आई बात समझ में? उसी सेंस में सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ द फेडरल कोर्ट, इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। आज़ादी के पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी ब्रिटेन में, भारत में नहीं हुआ करती थी। इसलिए भारत की सॉवरेनिटी हार्म होती थी, क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भारत में नहीं था, वहाँ जाना पड़ता था। तो जस्टिस कम्प्लीटली नहीं मिल पाता था, क्योंकि राजघराने और इनके लिए तो वहाँ जाना आसान है, आम इंसान वहाँ नहीं जा सकता था। इसमें भी डिवीज़न हुआ करती थी कि प्रिंसेस और राजघरानों से जुड़े मुद्दों के लिए हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील प्रिवी काउंसिल है। आई बात समझ में? तो ये एक इम्पोर्टेंट। लेकिन आज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हमारा सुप्रीम कोर्ट है। आप भी जाइए, मैं भी जाऊँगा, हम सब जाएंगे। कोई प्रिविलेज्ड सेक्शन नहीं है, कोई प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है, कोई राजघराना ऐसा नहीं है, या कोई सरकारी नुमाइंदा ऐसा नहीं है जिसको स्पेशल प्रिविलेज है। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील ओनली। It is not the privy court, it is not the court of the king, it is nothing like that. It is the Supreme Court, the last court of appeal. Okay? And anybody can approach that court. आप भी जाइए, कोई भी जा सकता है। गारंटर है फंडामेंटल राइट का, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये सब होने की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसे इंडिपेंडेंट बनाएं, और इंडिपेंडेंट बनाने की दिशा में संविधान ने कुछ सिस्टम मेंटेन किए हैं, जिसमें सबसे पहला है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। देखिए, नियुक्ति बड़ी बात हो जाती है। आप किसके द्वारा अपॉइंट हो रहे हैं, किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपॉइंट हो रहे हैं, किन शर्तों पर अपॉइंट हो रहे हैं, ये बड़ी चीज़ होती है। शर्तें माने कि आपकी एलिजिबिलिटीज़ क्या है, किसके द्वारा माने कि आपको अपॉइंट करने वाली बॉडी कौन है, इंस्टीट्यूशंस कौन है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किस पर्पज़ के लिए अपॉइंट हो रहे हैं, ये देखना भी ज़रूरी है। अब जैसे अटॉर्नी जनरल का पर्पज़ क्या है, वो तो लॉयर हैं, किसके हैं, सरकार के, उनका पर्पज़ ही यही है। अब उनकी जो अपॉइंटमेंट है तो वो नेचुरल सी बात है, वो तो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही होनी चाहिए। पर्पज़ से ही अपॉइंटमेंट का सिस्टम क्लियर हो गया ना। आप लोग पर्पज़ समझिए, आप लोग रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं। अटॉर्नी जनरल मैंने आपको पढ़ाए थे, वो केंद्र सरकार के वकील हैं, बस सीधी बात। तो फिर केंद्र सरकार का वकील तो केंद्र सरकार की इच्छा तक ही रहना चाहिए। अब जब केंद्र सरकार को ये इच्छा नहीं है कि ये वकील हमारा अच्छे से काम नहीं कर रहा, वो बदल सकते हैं। आप अपना वकील नहीं बदलते क्या? अब उसके लिए इम्पीचमेंट ले आए, मतलब वो केंद्र सरकार की इच्छा के मुताबिक केस भी नहीं लड़ रहे, वो अपोजिशन की इच्छा के मुताबिक चल रहे हैं। और केंद्र सरकार अब अपने वकील से ही डर रही है। केंद्र सरकार कह रही है केस लड़ने से बेहतर है चुप करके बैठे रहो, क्योंकि हमारा तो वकील ही उधर का काम कर रहा है। और हम अगर इसे बदलना चाहेंगे तो 2/3 मेजॉरिटी से तो इसके खिलाफ पहले इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा, जो कि इस समय पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हमारी उतनी नंबरिंग ही नहीं है राज्यसभा में। देश का भंटाधार पक्का है, फिर देश तबाही के रास्ते पे अग्रसर हो जाएगा। तो फिर उसका सिंपल सिस्टम है कि वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही अपॉइंटेड है, बस सिंपल सी बात। प्रेसिडेंट जब चाहेंगे निकाल देंगे, यानी कि जब केंद्र सरकार चाहेगी निकाल देगी। लेकिन कि सुप्रीम कोर्ट का यही पर्पज़ है क्या? उसे केंद्र सरकार के वकील की तरह काम करना है क्या? उसे किसी सरकार को, किसी लेजिस्लेचर को प्लीज़ करना है? वो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, वो फंडामेंटल राइट का गारंटर है। तो उसका फिर पर्पज़ देखिए। तो फिर जो गारंटर है फंडामेंटल राइट का, तो उस फंडामेंटल राइट को लेना कौन चाहेगा? द स्टेट। गवर्नमेंट चाहेगी उसको लेना, किसी किसी मौके पे गवर्नमेंट एक्सट्रीम जा सकती है। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टॉर्ट भी कौन करना चाहेगा? जो सत्ता में है। तो खतरा फिर इन्हीं से है ना। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इन्हीं के प्लेजर पे होना चाहिए, जजेस इनके प्लेजर पे होने चाहिए। तो फिर तो आपको पता लग ही गया फिर जजेस अपॉइंट कैसे होते हैं और निकलते कैसे। सिंपल सी कहानी है। संविधान के साथ ऐसे खेलते रहा करो घर में। संविधान एक खेलने की चीज़ है।
जैसे बचपन में जो क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, परछाई में भी खेलते थे ना, परछाई जब दिखती थी ऐसे क्रिकेट खेलते थे, शॉट्स, इसी तरह से किताबें होती हैं, सब्जेक्ट भी ऐसे ही होते हैं। जितना खूबसूरत खेलोगे उतना बेहतरीन प्रदर्शन करके आओगे। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट थी। और अगर टेंशन लेके बैठोगे, अटॉर्नी जनरल तो प्लेजर पे था, तो जजेस तो इस पे थे, तो ये उस पे था, वो मुझ पे था, मैं किस पे था, ऐसे तो नहीं बात बनेगी, ऐसे तो नहीं बनेगा। समझ आई? फ्लॉलेस, एकदम स्मूथ जाना चाहिए। ओके, चलो, तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, यकीनन ही शब्द ये आता है कि ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। किसके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं? लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे प्रेसिडेंट कितने मजबूर होते हैं इनको अपॉइंट करने के लिए। प्रेसिडेंट की यहाँ पर कोई इच्छा, कोई अभिव्यक्ति नहीं चलती। अदर अपॉइंटमेंट्स में प्रेसिडेंट उस वारंट को ओपन करते हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से आता है। इस अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट उस वारंट को, उस नाम को अपॉइंट करते हैं जो कॉलेजियम के द्वारा रिकमेंड होता है। और कॉलेजियम किनसे बनता है? सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सिंपल। तो अपॉइंट चाहे प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लॉ मिनिस्ट्री के पास वो रिकमेंडेशंस भी जाएंगी, लॉ मिनिस्ट्री के वाया वो प्रेसिडेंट को पहुंचेगी, और प्रेसिडेंट फिर उन्हें अपॉइंट करने के लिए बाउंड हैं। लेकिन लॉ मिनिस्ट्री के पास वो जो रिकमेंडेशंस जाएंगी, लॉ मिनिस्ट्री को उन्हीं रिकमेंडेशन के दायरे में ही अपॉइंटमेंट करनी है, और वो अपॉइंटमेंट को चुना है खुद जजेस ने। सो एग्जीक्यूटिव का किसी तरह से जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में इंटरफेरेंस ना हो, जुडिशरी बिना फियर और बिना फेवर के काम करे, जुडिशरी पर किसी तरह का पॉलिटिकल या प्रैक्टिकल प्रेशर ना हो, या किसी तरह का क्विड प्रो को ना हो, किसी तरह के लाभ देने या लाभ लेने की परिस्थिति ना हो, उसके लिए ये प्रबंध रखा गया है। लेकिन इस पे भी आरोप है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर के कानून बना दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया, वो नहीं आ पाया, लेकिन कानून बना दिया गया था। अब इसमें यह आरोप है कि नेपोटिज्म बहुत स्ट्रांग है, भाई भतीजावाद बहुत प्रबल चल रहा है। समझ आई? मतलब अपने ही परिवार के बंदे, जजेस के परिवार से ही जजेस 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 निकलते जा रहे हैं। क्यों नहीं लॉयर्स उस लेवल पे एलिवेट हो रहे, या फिर लॉयर भी हैं। मतलब एक परिवारवाद बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। आप किसी लॉयर फैमिली, तगड़ी लॉयर फैमिली के घर की नंबर प्लेट्स नेम प्लेट्स देख लेना, बड़ी लगवानी पड़ती है उन्हें, लकड़ी की बड़ी बड़ी, लाइन से ही नाम होते हैं, लाइन से ही नाम होते हैं, एडवोकेट दिस कोर्ट दिस कोर्ट दिस कोर्ट दिस कोर्ट, आगे जा करके नाम आने लग जाते हैं जज 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 जज। इस तरह से सिस्टम बन जाता है। और जिधर से जज आ रहे हैं फिर जज ही जज आ रहे हैं, किस किस कोर्ट से आ रहे हैं वो अलग बात है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि वो डिजर्विंग ही होंगे, जेन्युइन ही होंगे, लेकिन ये आरोप थे कि नेपोटिज्म बहुत तगड़ा रहता है, क्योंकि कॉलेजियम की तरह के एंड पर जो रिकमेंडेशंस आती हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी है। तो ये कहा गया कि इसको ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल और भी बनाया जाए, रिकमेंडेशंस को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ज़्यादा अकाउंटेबल बनाया जाए, ताकि जनता का न्यायालय पर और ज़्यादा विश्वास रूपित हो जाए, यानी कि फेथ और भी ज़्यादा पोज हो लोगों का जुडिशरी पे। इसके लिए ऐसा करें। लेकिन आपको पता है जुडिशरी ओवर कॉशियस होकर यहाँ पर इसलिए चलती है कि हमेशा सरकार के प्रावधान आते तो अच्छे के लिए ही हैं, होते तो बड़े अच्छे हैं। देखो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट के लॉज ऑलवेज फ्लॉलेस होते हैं, लिखती तो फ्लॉलेस ही, रिटर्न में तो वो बड़े घातक होते हैं, उनके तोड़ नहीं मिलते। लेकिन जब वो प्रैक्टिकली होने आते हैं तो फिर जब जितने उनमें घोल भी होने लग जाते हैं कोई सोच नहीं सकता। आई बात समझ में? जैसे कि अब गवर्नर के अपॉइंटमेंट में तो जुडिशरी का कोई रूल नहीं है, लेकिन आप सबने देखा गवर्नर कैसे काम करते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो चीख के कहता है कि गवर्नर सर्वेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। वो बात अलग है कि वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट हो रहे हैं, लेकिन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, वो हेड ऑफ द स्टेट हैं। लेकिन आपने देखा गवर्नर बिहेव कैसे करते हैं। सुबह 6 बजे 7 बजे शपथ ग्रहण चल रहा है, कोई बहुमत नहीं सिद्ध किया और सीधे मुख्यमंत्री अपॉइंट हो रहे हैं। समझिए इन चीज़ों को। तो ऐसे में हमें ये तय करना है कि राजनीति
दखल होना चाहिए 1% भी कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि फिर ये बेसिक फीचर के खिलाफ है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल मेंबर्स भी आकर के बैठेंगे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में, जो कि अलाउड नहीं है, हम अलाउ नहीं कर सकते। येस, वी विल ट्राई टू रेक्टिफाई, वी विल ट्राई टू मेक द कोलिजियम सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट, मोर अकाउंटेबल। और जुडिशरी ने यह ऑलवेज माना है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि येस देयर आर इश्यूज विद द कोलिजियम सिस्टम। ये जुडिशरी ने ऑलवेज एडमिट किया, मैं आपको क्लियर कर दूं, जुडिशरी ने डिनाई नहीं किया है कि जो कोलिजियम सिस्टम है इट इज़ अ फुल प्रूफ सिस्टम। उन्होंने कहा है कि येस देयर आर इश्यूज एंड वी विल कंटिन्यूसली स्ट्राइव टू रेक्टिफाई इट, वी विल मेक इट मोर natural, more justiciable, more transparent and accountable. But at present this is the most apt system to recruit the judges. Political interventions are not at all required. आई बात समझ में? तो उसकी वजह से ही मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऐसा रखा गया है। इसको लेकर के हमने देखा लंबे समय तक तो कैओस रहा। पहले तो क्लियर ही नहीं था कि जो कॉन्करेंस है या कंसल्टेशन है, क्या था कि भाई प्रेसिडेंट जो हैं वो ही अपॉइंट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कॉलेजियम सिस्टम तो नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया कॉलेजियम सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। उसमें बात ये थी कि कंसल्टेशन करेंगे, प्रेसिडेंट जब अपॉइंट करेंगे तो कंसल्टेशन आएगा चीफ जस्टिस के साथ। बट अब वो कंसल्टेशन चीफ जस्टिस का प्रेसिडेंट को मानना है कि नहीं मानना, ये तो क्लियर ही नहीं था। तो शुरुआत में खुद फर्स्ट जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज़ मियर कंसल्टेशन, ये मियर कंसल्टेशन है, प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है उस कंसल्टेशन को मानने के लिए। लेकिन फिर सेकंड जज केस में ये हुआ कि नहीं, इट इज़ कॉन्करेंस, ये मानना ही है प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट के दौरान कि चीफ जस्टिस की सलाह माननी है। फिर 1998 में इसको थर्ड जज केस फुली स्टैब्लिश कर लिया कि भाई चीफ जस्टिस भी यहाँ पर जो है अकेले गेम नहीं खेल रहे हैं, पूरी एक टीम है, कोलिजियम है, और उसमें भी अगर दो भी जजेस अपोज में जा रहे हैं तो फिर मैटर यहाँ पर रिकंसिडरेशन में लाना पड़ेगा। मैंने सारा डिटेल में पढ़ाया आपको। तो इसको डे बाय डे रेक्टिफाई किया जा रहा है, बट एट प्रेजेंट कॉलेजियम सिस्टम इज देयर। उधर से रिकमेंडेशन आती है और प्रेसिडेंट फिर उसे अपॉइंट करते हैं। तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट इस तरह का रखा गया है। यही तो इंडिपेंडेंस है। फिर अब जजेस को डरने की ज़रूरत ही नहीं, जजेस केंद्र सरकार के द्वारा भर्ती किए ही नहीं जा रहे हैं। तो इसी से फिर यह आता है कि प्रेसिडेंट के प्लेजर तक भर्ती नहीं है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा भर्ती हो रहे हैं, बट प्रेसिडेंट के प्लेजर पे नहीं रहेंगे। वो रहेंगे उन टर्म्स एंड उन कंडीशंस पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इन इट सेल्फ गिवन है। यही उनकी इंडिपेंडेंस है। एक बार भर्ती हो गए तो फिर हो गए। जैसे सिविल सर्वेंट, एक बार एग्जाम दे के आप भर्ती हो गए, सिलेक्शन हो गया, तो फिर आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे रहेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। फिर ऐसी चूं चपड़ नहीं चलेगी कि किसी मंत्री ने काम आपने उसकी इच्छा के मुताबिक नहीं किया तो आपको हटा। हाँ, ऐसे इंस्टांसेस आते रहते हैं, जजेस की गाड़ी का चालान कटवा दिया, एसपी का तबादला कर दिया, मंत्री का चालान कर दिया, तबादला हो गया। ये तो होता रहता है, तबादला होता है, तबादला हो सकता है। ऐसा नहीं कि नौकरी छीन ली इस डरावे से कि तुम्हें हम ही ने तुमको भर्ती किया है। वो अपनी मेरिट पे भर्ती हुआ, इसलिए इतनी इम्पॉर्टेंट पोजीशंस हैं। इसलिए किसी ज़माने में से स्टील फ्रेम कहा गया है जिस पे सारे स्टेट का अपरेटस खड़ा है, स्टेट खड़ा है। ओके, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट के साथ ही बाय नेचर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आ जाता है। कोई मिनिमम एज नहीं है पहले तो जज की अपॉइंटमेंट की। 14 साल में बन के बैठ जाओ सुप्रीम कोर्ट का जज, उन्होंने टंटा ही ख़त्म कर दिया। लेकिन अब जज बनना है तो उसकी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी पहले पूरी करते रहो। हाई कोर्ट में उतने साल लगाओ पहले, या तो एडवोकेट हो तो 10 साल लगाओ, जज हो तो 5 साल लगाओ, है ना। अब हाई कोर्ट के जज हो अगर 5 साल तो फिर हाई कोर्ट तक आने में भी समय लगा, या हाई कोर्ट के एडवोकेट हो 10 साल से तो हाई कोर्ट का बार का लाइसेंस भी लिया होगा, उसके पहले लॉ भी की होगी, और लॉ की है तो 10वीं 12वीं भी की ही होगी, और 10वीं 12वीं की है तो एक ग्रेजुएशन भी होगी 5 साल, BA LLB BCom LLB कुछ तो किया होगा। तो उम्र फिर उतनी हो ही जाती है। उनको पता है कितना ही जोर लगा ले कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मिनिमम एज का टंटा यहाँ पे नहीं होता। समझ आई? कितने साल एक आदमी जज रहेगा वो भी टंटा नहीं होता, चुप करके रिटायरमेंट एज है बस, इस रिटायरमेंट एज तक आप रहेंगे। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर यही है कि जनरली आपको रिटायरमेंट एज से पहले नहीं निकाल सकते, जनरली आपको रिटायरमेंट एज के पहले नहीं निकाल सकते अनलेस अनटिल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस हो गया है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस ये है कि अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर